जय हिंद। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में बातचीत हमने सबसे पिछले सेशंस में शुरू कर दी थी। इंटरनेशनल कन्वेंशंस की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोन कन्वेंशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में और फाइनली हम पढ़ेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के बारे में। ये जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है ये अपने आप में बड़ा ही फेमस और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है। फॉर श्योर रामसर कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 2 फरवरी 1971 को। ईरान के रामसर के अंदर 2 फरवरी 1971 को अडॉप्ट किया गया रामसर कन्वेंशन को। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 21 दिसंबर 1975 को। फोर्स में कब आया? 21 दिसंबर 1975 को फोर्स में आया रामसर कन्वेंशन। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, टू कंजर्व एंड एंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ये जो वेटलैंड्स हैं इनका सस्टेनेबल यूज एंश्योर करना है, वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, वेटलैंड्स की इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है उसको रिकॉग्नाइज करना है। इजी और सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये जो रामसर कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 2 फरवरी 1971 को। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया दिसंबर 1975 को। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और ये जो रामसर कन्वेंशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, टू एंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसके कई सारे फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस देखने को मिलते हैं? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? ये जो रामसर कन्वेंशन है इट डेजिग्नेट्स वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं इनको डेजिग्नेट करने का काम किसका है? इनको डेजिग्नेट करने का काम है रामसर कन्वेंशन का। ये जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को रामसर साइट्स बुलाया जाता है। दूसरा, ये जो रामसर कन्वेंशन है इट प्रमोट्स सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, टू एंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तीसरा, ये जो रामसर कन्वेंशन है इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट एंड गाइडलाइंस। ये जो हमारे वेटलैंड्स हैं इनको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे इनका सस्टेनेबल यूज एंश्योर किया जाए उसके रिगार्डिंग टेक्निकल सपोर्ट और गाइडलाइंस भी कौन प्रोवाइड करता है? रामसर कन्वेंशन करता है। चौथा, इट ट्रैक्स ग्लोबल वेटलैंड हेल्थ एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। ग्लोबली वेटलैंड्स की हेल्थ कैसी है, उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स ले जा रहे हैं उसको भी ट्रैक करने का काम किसका है? रामसर कन्वेंशन का है। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। आज की डेट में दुनिया भर में मोर देन 2400 साइट्स ऐसी हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है एज वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और ये जो वेटलैंड्स हैं इनकी हेल्थ कैसी है, किस कंट्री में कितने वेटलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, इनके लिए क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स ले जा रहे हैं, उस सब की जानकारी रामसर कन्वेंशन प्रोवाइड करता है इन ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक। तो ये जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक है इसको भी पब्लिश कौन करता है? रामसर कन्वेंशन करता है। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को रेटिफाई किया 1982 में। एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को कब रेटिफाई किया? 1982 में। आज की डेट में हमारे कंट्री में 98 रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं। कितनी रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं? 98 रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं। 2026 में इसी साल 2 और साइट्स को डेजिग्नेट किया गया है। कौन कौन सी? एक पर्टन बर्ड सेंचुरी है जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और दूसरा चारी धान वेटलैंड रिजर्व है जो कि गुजरात में देखने को मिलता है। तो 97th तो ये है और 98 जो है वो ये है। और हमारी कंट्री में वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए नेशनल लेवल पे कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। इजी और सिंपल सी बातचीत है।
रामसर कन्वेंशन की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग पर रखना। रामसर कन्वेंशन के बाद बात की गई है बोन कन्वेंशन के बारे में, सीएमएस के बारे में। सीएमएस मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। बेसिकली ये जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है, इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बोन कन्वेंशन बुलाया जाता है। ये जो बोन कन्वेंशन है, इसको अडॉप्ट कब किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया 23 जून 1979 को। बोन जर्मनी के अंदर 23 जून 1979 को बोन कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। ये जो बोन कन्वेंशन है, ये फोर्स में कब आया, ये फोर्स में आया 1 नवंबर 1983 को। फोर्स में कब आया, 1 नवंबर 1983 को। ये जो बोन कन्वेंशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से क्लियर है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंजर्व माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज वाइल्ड एनिमल्स की जो माइग्रेटरी स्पीशीज है उनको कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को कंजर्व करना, ये ऑब्जेक्टिव है बोन कन्वेंशन का। ये जो बोन कन्वेंशन है, इसके कई सारे कोर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। एक तो ये जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है, ये कोऑपरेशन को प्रमोट करता है अमंग कंट्रीज टू एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। बट ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा, जब कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन होगा, तभी ये जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज है, इसको एंश्योर किया जा सकता है। ये जो बोन कन्वेंशन है, ये जो ट्रीटी है, इसमें 2 अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं। अपेंडिक्स 1 क्या कहता है, अपेंडिक्स 1 में बात की जाती है उन स्पीशीज के बारे में विच आर एंडेंजर्ड, ऐसी स्पीशीज जिनको इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और दूसरा अपेंडिक्स 2 है। अपेंडिक्स 2 में बात की जाती है उन स्पीशीज के बारे में जिनके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, ऐसी इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अपेंडिक्स 1 में बात की जाती है उन स्पीशीज के बारे में जो कि एंडेंजर्ड हैं और उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और अपेंडिक्स 2 में बात की जाती है उन स्पीशीज के बारे में जिनके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। ये जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है, ये जो एग्रीमेंट देखने को मिलता है, इसके तहत बायलैटरल एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अफ्रीकन यूरेशियन वाटर वर्ल्ड एग्रीमेंट देखने को मिलता है, एक एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ बैट्स इन यूरोप देखने को मिलता है, बैट्स के कंजर्वेशन के लिए एग्रीमेंट देखने को मिलता है इन यूरोप। पैसिफिक आइलैंड माइग्रेटरी बर्ड्स एग्रीमेंट देखने को मिलता है। ऐसे कई सारे सीएमएस एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीशीज के लिए। ये जो बोन कन्वेंशन है, इसको 130 कंट्रीज ने साइन किया। 130 कंट्रीज आर पार्टी टू सीएमएस। इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू सीएमएस। इंडिया भी बोन कन्वेंशन का पार्टी है। ये जो सीएमएस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें कंट्रीब्यूट करता है। पर्टिकुलरली गोल 15 जो कि बात करता है लाइफ ऑन लैंड के बारे में, और गोल 14 जो कि बात करता है लाइफ बिलो वाटर के बारे में। तो ये जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनमें भी सिग्निफिकेंटली कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज कंट्रीब्यूट करता है। देखो, बेसिक तौर पे याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि जो बोन कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है जिसको अडॉप्ट किया गया है 23 जून 1979 को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंजर्व माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये जो स्ट्रक्चर है आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक के बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, बोन कन्वेंशन की कहानी क्या है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद द वेरी पॉपुलर स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसको अडॉप्ट कब किया गया, इसको 22 मई 2001 को अडॉप्ट किया गया स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। 22 मई 2001 को अडॉप्ट किया गया इस स्टॉकहोम कन्वेंशन को। ये फोर्स में कब आया, ये फोर्स में आया 17 मई 2004 को। फोर्स में कब आया, 17 मई 2004 को ये फोर्स में आया। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है
टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम पीओपीज। ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनसे ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ऑब्जेक्टिव है स्टॉकहोम कन्वेंशन का। ये जो पीओपीज हैं ये बेसिकली टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए, इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। ये जो पीओपीज हैं ये एक लंबे टाइम पीरियड तक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और ये लंबा चौड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इनफैक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फैटी टिश्यूज में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सिग्निफिकेंट हार्म कॉज करते हैं। तो ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, इनसे ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया स्टॉकहोम कन्वेंशन को। और पीओपीज क्या होते हैं? पीओपीज बेसिकली टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसके कुछ कोर प्रोविजंस हैं। एक तो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसके तहत जो हार्मफुल पीओपीज होते हैं उनको लिस्ट किया गया है। एक है एनेक्स ए। एनेक्स ए में बात की जाती है उन केमिकल्स के बारे में जिनको एलिमिनेट करना ही करना है, जो कि इतने ज़्यादा हार्मफुल हैं कि उनको एलिमिनेट करना ही करना है, जैसे डीडीटी है, जैसे पीसीबी है। फिर एक है एनेक्स बी, और एनेक्स बी में बात की जाती है ऐसे केमिकल्स के बारे में जिनको रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, एलिमिनेट नहीं करना पूरे तरीके से, लेकिन उनके यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करना है, जैसे पीसीडीडीज हैं, पीसीडीएफ्स हैं। और एक एनेक्स सी है। एनेक्स सी में बात की जाती है ऐसे केमिकल्स के बारे में जिनको सिंपली मॉनिटर करना है, जिनके ऊपर ध्यान रखना है कि कहीं ये एनवायरनमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को सिग्निफिकेंट हार्म तो नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है हार्मफुल पीओपीज की, बताया जाता है कि कौन सा पीओपी कितना हार्मफुल है। एनेक्स ए में बात की जाती है उन केमिकल्स के बारे में जिनको एलिमिनेट ही करना है, खत्म करना है। एनेक्स बी में बात की जाती है उन केमिकल्स के बारे में जिनके यूज को रेस्ट्रिक्ट करना है, और एनेक्स सी में बात की जाती है उन केमिकल्स के बारे में जिनको हमें सिंपली मॉनिटर करना है। अच्छा, वो कंट्रीज जो कि पार्टी हैं टू दिस स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो कैसे फंक्शन करती हैं? एक तो ये जो पीओपीज हैं जिनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है, उनके प्रोडक्शन को, उनके यूज को रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस लिस्ट में वो जो पीओपी है उसको लिस्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो कंट्रीज क्या करती हैं? कंट्रीज जो हैं वो हार्मफुल पीओपीज का जो प्रोडक्शन है, जो यूज है, उसको रिड्यूस करती हैं और या फिर उसको अल्टीमेटली एलिमिनेट करती हैं। फिर जो सेफ डिस्पोजल है पीओपीज का उसको एंश्योर करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं। आपने पीओपीज को रिड्यूस करना शुरू कर दिया, एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर थोड़ा बहुत यूज हो भी रहा है तो आप उसको कैसे सेफली डिस्पोज करोगे, उसको प्रमोट करती हैं। और फिर अल्टीमेटली पीओपीज का प्रेजेंस कितना है एनवायरनमेंट में, पीओपीज का इम्पैक्ट किस तरीके का है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको मॉनिटर करना और उसके बारे में रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ये भी काम किसका है? ये भी काम है उन कंट्रीज का जो कि पार्टी है इस कन्वेंशन की। इनिशियली जब स्टॉकहोम कन्वेंशन को लाया गया था तो इसमें 12 केमिकल्स को इंक्लूड किया गया था। बेसिकली 12 पीओपीज की एक लिस्ट तैयार की गई थी, और ये जो 12 केमिकल्स थे इनको क्या बुलाया जाता था? इनको डर्टी डजन बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? इनको डर्टी डजन बुलाया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें और बहुत सारे केमिकल्स को ऐड किया जाता रहा है। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसको लगभग 183 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन किया है। यूरोपियन यूनियन और 183 कंट्रीज जो हैं वो पार्टी हैं इस कन्वेंशन की। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको समझ में आया होगा, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, बिकॉज उतना डिफिकल्ट है नहीं, इजी और सिंपल सी बातचीत है। इसको बेसिक तौर पे याद रखना, बस याद रखना कि ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये पीओपी से रिलेटेड है। फिर ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसके बाद बात की गई है रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में। रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इसको दोबारा सुनो, और अगर इसको सुनोगे और समझ लोगे तो पूरा रॉटरडैम कन्वेंशन समझ में आ जाएगा। रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो रॉटरडैम कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट किया गया 10 सितंबर 1998 को। रॉटरडैम नीदरलैंड के अंदर 10 सितंबर 1998 को अडॉप्ट किया गया रॉटरडैम कन्वेंशन को, और ये फोर्स में कब आया? 24 फरवरी 2004 को ये फोर्स में आया।
देखो सबसे पहले तो एक टर्म दे रखा है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है? जो कंट्रीज हैं दे नोटिफाई ऑफ द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद हजार्डस केमिकल्स बिफोर दे आर इम्पोर्टेड। देखो होता क्या है इसमें कि दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री मान लेते हैं ये है, एक कंट्री मान लेते हैं ये है। ये कंट्री ए है और इस कंट्री को बी कंट्री से कोई केमिकल इंपोर्ट करना है, तो लॉजिकली एथिकली जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है कि जो केमिकल इंपोर्ट किया जा रहा है उस केमिकल की पूरी जानकारी एक कंट्री को होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये जो केमिकल है ये कितना फ़ायदेमंद है या ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वो जो पूरी जानकारी है उसको एक तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है रॉटरडैम कन्वेंशन के थ्रू। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स among the countries in international trade of certain hazardous chemicals and pesticides। जो certain hazardous chemicals और pesticides हैं उनमें इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फॉर्म्ड बनाया जाता है, उनमें इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है इस रॉटरडैम कन्वेंशन के थ्रू। और उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो कौन सा है? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बेसिकली पहले से ही जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो जानकारी देती है कि ये जो केमिकल है, ये जो हजार्डस केमिकल है, इसके पोटेंशियल रिस्क क्या हैं, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है पहले ही। और इससे क्या होता है? इससे ट्रांसपेरेंसी एंश्योर होती है, इससे एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो मिलती है उस कंट्री को जो कि उस केमिकल को इंपोर्ट कर रही है। ये जो रॉटरडैम कन्वेंशन है इसके कोर प्रोविजंस क्या हैं? एक तो ये जो कन्वेंशन है ये एक लिस्ट ऑफ केमिकल्स को मेंटेन करता है दैट आर सब्जेक्टेड टू पीआईसी प्रोसीजर। पूरी लिस्ट ऑफ केमिकल्स मेंटेन की जाती है जिनके ऊपर पीआईसी प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेबल होता है। और जब कोई केमिकल किसी भी कंट्री में बैन किया जाता है या उसके ऊपर सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो वो जो कंट्री है इस चीज़ की जानकारी रॉटरडैम कन्वेंशन के सेक्रेटरीट को देती है। और जब ये जानकारी रॉटरडैम कन्वेंशन के सेक्रेटरीट को मिलती है तो ये जो रॉटरडैम कन्वेंशन है ये उस जानकारी को सभी अदर पार्टीज को देता है, सभी अदर कंट्रीज को देता है, ताकि ये जो अदर कंट्रीज हैं इनके पास में इन्फॉर्म्ड चॉइस हो, इनके पास में प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, एक तरीके से इनके पास में ट्रांसपेरेंसी हो, इनको पता हो कि वो जो केमिकल है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। और फिर कंट्रीज के पास में चॉइस होती है, उनका डिसीजन होता है कि वो उस पर्टिकुलर केमिकल को अलाउ करेंगे, बैन करेंगे, इंपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो रॉटरडैम कन्वेंशन है इसमें 164 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन पार्टी है। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू रॉटरडैम कन्वेंशन। देखो रॉटरडैम कन्वेंशन आपको बस इतना याद रखना है कि इट इज एसोसिएटेड विद प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर ऑन सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये रिलेटेड है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। बाकी एक दो लाइन में अगर डिटेल्स याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।